हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अरे भैया, आपने गांव का नाम लेकर मुझे मेरी नानी के गांव की याद दिला दी। मोटूलाल, ऐसा क्या खास था तुम्हारी नानी के गांव में, जरा बताओ तो सही। भैया, एक बार मेरे साथ बहुत गलत हुआ था। मेरी नानी बहुत टेस्टी टेस्टी रोटी बनाती हैं चूल्हे के ऊपर। नानी ने बहुत अच्छी सी रोटी बनाकर मेरे लिए रख दी। मेरे फ़ोन के अंदर फ्री फायर का नोटिफिकेशन आया तो मैं भागकर अपना फ़ोन लेने के लिए चले गया और थोड़ी देर के लिए गेम खेलने लगा। नानी ने फिर दोबारा मुझे बोला कि बेटा मोटूलाल, अपनी रोटी खा लो। मैं भागकर आया अपनी रोटी खाने के लिए। रोटी के साइड से कुछ वाइट वाइट रखा था। मुझे लगा अरे वाह, आज तो मुझे मेयोनीज मिल गई। रोटी और मेयोनीज, मज़े आ जाएंगे। लेकिन भैया, जब मैंने उस मेयोनीज को खाया तब मुझे पता लगा कि वो मेयोनीज तो कबूतर की पॉटी थी। छी भैया, उसके बाद से मैं कभी भी अच्छे से रोटी नहीं खा पाया। अरे मोटूलाल, ये बात सुन के तो मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ। चलो अब हम पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आज हम बात कर रहे हैं पालमपुर विलेज की। पालमपुर विलेज एक तरीके से इमेजिनरी विलेज है अकॉर्डिंग टू द बुक। तो बुक के अकॉर्डिंग ये विलेज इमेजिनरी है, मतलब सचमुच में ये विलेज प्रेजेंट है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग ये हमने इमेजिनरी विलेज लिया है। तो पालमपुर इज़ अ स्मॉल विलेज। पालमपुर एक बहुत छोटा सा विलेज है जो कनेक्टेड है अपने नेबरिंग विलेजेस से और टाउन से, जिसमें से एक है रायगंज। पालमपुर के अंदर हमें बैलगाड़ी, तांगा, बोगी, मोटर बाइक्स, जीप्स, ट्रैक्टर, ट्रक, इतने सारे अलग अलग तरीके के ट्रैफिक व्हीकल्स देखने को मिलते हैं पालमपुर की रोड पर। पालमपुर विलेज के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक सेकेंडरी स्कूल है। और यहाँ पर गवर्नमेंट रन बेसिक मेडिकल सेंटर है और एक प्राइवेट क्लिनिक भी है। अबाउट 450 फैमिलीज ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड लिव हेयर। पालमपुर के अंदर लगभग 450 डिफरेंट बैकग्राउंड की फैमिलीज रहती हैं। इनमें 80 अपर क्लास फैमिलीज हैं जो कि ऑक्यूपाई करती हैं मोस्ट ऑफ द लैंड। ज़्यादातर जो गांव की ज़मीन है वो अपर कास्ट फैमिलीज के पास है। 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय द सब क्लास। अब ये सब क्लास का मतलब क्या है? शेड्यूल कास्ट लगभग जो बाकी की 1/3 पॉपुलेशन है उसे कवर करती है। मोस्ट होम्स हैव इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। ज़्यादातर घरों के अंदर बिजली है। स्मॉल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर आर द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ पालमपुर विलेज। पालमपुर के अंदर हमें स्मॉल प्रोडक्शन, कोई छोटी मोटी चीज़ बनाई जा रही है, किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है, ट्रेड मतलब व्यापार, और एग्रीकल्चर आपको पता ही है। इस तरीके की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती है पालमपुर विलेज के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। अब यहाँ पर प्रोडक्शन का मतलब क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या था? इनका गोल था कि ये लोग ऑर्गेनाइज करें कि गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर सकें ये लोग। सर्विस मतलब मान लो डॉक्टर्स वगैरह हो गए या इंजीनियर्स हो गए, इस टाइप की सर्विसेज को दे सके। गुड्स खाने का सामान हो गया या और भी तरीके के सामान होते हैं उनको। लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? लैंड, लेबर और कैपिटल। अब एक एक करके इन चीज़ों को भी हम समझेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर। तो यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, पालमपुर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उससे एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दूसरा, वाटर की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी यहाँ पर, क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पर वाटर था। फॉर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लेबर इज रिक्वायर्ड एंड फॉर फाइनेंशियल एड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर देखो, कोई ऐसा काम है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम लोग बोल देते हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। और
जहाँ पर पैसे की ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियल एड की, तो उसको बोलते हैं हम लोग कि कैपिटल यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अब कैपिटल, ये दूसरे वाला कैपिटल आप समझते हो ना, जो कैपिटल लेटर्स, ये वो नहीं है, ये कैपिटल सिंपली पैसे की बात हो रही है, पैसा पैसा। फिजिकल कैपिटल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। अब फिजिकल कैपिटल्स की भी ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन के लिए। अब ये फिजिकल कैपिटल्स क्या है ये भी हम समझेंगे। वर्किंग कैपिटल्स इंक्लूड रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, एंड फिक्स कैपिटल इंक्लूड टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स। तो वर्किंग कैपिटल्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल, जैसे कोई चीज़ है रॉ मटेरियल आप समझ लो। एग्जाम्पल के लिए हमने रॉ मटेरियल में लिया, आप ले लो एग्जाम्पल के लिए हमने लिया, मान लो हमें चॉकलेट बनानी है, चॉकलेट के लिए हमें कोको पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, सो इट इज़ अ रॉ मटेरियल, और ये क्या हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, साथ ही में हमारे वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा भी आता है। उसके बाद आता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। अब मैंने बहुत सारा कोको पाउडर खरीद तो लिया, लेकिन उस कोको पाउडर से मुझे क्या बनानी है? चॉकलेट्स। चॉकलेट्स को बनाने के लिए मुझे कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और एक बिल्डिंग जहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई होंगी उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बोल देते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ये फिक्स्ड कैपिटल हो गया। और वर्किंग कैपिटल क्या था हमारा? रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड। ह्यूमन कैपिटल मीन्स द लेबर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर सेलिंग पर्पस। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ह्यूमन कैपिटल नाम की भी चीज़ है, मतलब लेबर, उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन कैपिटल। अब ये सारा काम, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे क्या बनानी थी? चॉकलेट। चॉकलेट के लिए कोको पाउडर आ गया, कोको पाउडर क्या था? रॉ मटेरियल। उसके लिए फिर मैंने यूज़ करे फिक्स्ड कैपिटल, क्या? बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर एक मशीन थी और बहुत सारे टूल्स थे, उनका यूज़ करके चॉकलेट को बनाया। लेकिन इस चॉकलेट को बनाते समय मुझे और लोगों की भी तो हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ह्यूमन कैपिटल की। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेबर की ज़रूरत पड़ती है सेलिंग पर्पस के लिए और प्रोडक्शन पर्पस के लिए। फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग इन पालमपुर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो यहाँ पर फार्मिंग कैसे होती है पालमपुर के अंदर, इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं डिटेल में, और इस चीज़ से हम लोग सीखने वाले हैं कैसे फार्मिंग हमारी कंट्री के अंदर ओवरऑल की जाती है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये पूरी फार्मिंग डिपेंड करती है। सबसे पहले लैंड इज़ फिक्स्ड। लैंड फिक्स है या नहीं है फार्मिंग के लिए? ऐसा नहीं है कि आप रोज़ चेंज कर दो लैंड, कि आज मैं आलू यहाँ पर नहीं उगाऊंगा, आज तो मैं अपने फ्रेंड की छत पे उगा के आ जाऊँगा आलू। ऐसा नहीं है, एक जगह आपने फिक्स कर दिया फार्मिंग तो वहीं पर होगी। चेंज इन द मेथड ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का जो मेथड है उसके अंदर चेंज लाना। मल्टीपल क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर हर एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं लैंड इज फिक्स्ड। लैंड इज फिक्स्ड का मतलब क्या है? देखो, अबाउट 75% पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग इन पालमपुर। लगभग 75% जो पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है? फार्मिंग के ऊपर। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स्ड। अब जो लैंड एरिया है जहाँ पर ये पूरी फार्मिंग का प्रोसेस होगा वो फिक्स है, हम लोग उसे बढ़ा या फिर कम नहीं कर सकते। देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन सिंस 1960। 1960 से लेके अभी तक कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है लैंड एरिया के अंदर जहाँ पर कल्टीवेशन हो सके। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है फार्मिंग की, लेकिन जो एरिया है जहाँ पर फार्मिंग करी जाएगी वो उतने का उतना ही है। चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन। मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग आर द मेथड ऑफ कल्टीवेशन यूज्ड इन पालमपुर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड। तो देखो, चेंज करते रहते हैं वो लोग मेथड ऑफ कल्टीवेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मल्टीपल क्रॉपिंग करी जाती है और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का यूज़ करा जाता है इन कल्टीवेशन, जिससे कि पालमपुर के अंदर जो भी चीज़ वहाँ के फार्मर्स उगा रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंक्रीज हो सके। मान लो अगर वो लोग वीट उगा रहे हैं तो इस तरीके से वो मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग का यूज़ करेंगे कि वो 1 किलो की जगह 2 किलो वीट उगा लें। तो इस चीज़ से क्या होगा? उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अब ये मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है? मेथड ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग इज यूज्ड इन पालमपुर।
cultivation of different type of crop in the same piece of land at same or different time is known as multiple cropping. अब जैसे एक piece of land है, उसके ऊपर आपने सिर्फ आलू ही आलू उगाए हुए थे. अब आपने सोचा यार आलू उगाने की जगह मैं अलग अलग चीज़ें उगाता हूँ. अब इसका फ़ायदा क्या है अगर आप अलग अलग चीज़ें उगाओगे? मान लो आप आलू बेचने के लिए जाते हो, आलू बेचने के लिए गए और उस टाइम पे आलूओं का प्राइस बहुत सस्ता चल रहा है, तो अब आपको क्या हो जाएगा? लॉस. यहीं पर अगर आपने और भी अलग अलग टाइप के क्रॉप्स उगाए होते, आलू के साथ आपने वीट भी उगाया होता, और भी अलग टाइप के वेजिटेबल्स या फ्रूट्स उगाए होते, तो उससे आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाता. एग्जाम्पल के लिए जोवर एंड बाजरा. ड्यूरिंग रेनी सीजन पोटैटो इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. वीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन. तो इस तरीके से हम अलग अलग क्रॉप्स को उगा सकते हैं पूरे साल भर. मल्टीपल हम लोग देख सकते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं हम लोग. मॉडर्न फार्मिंग का भी यूज़ होता है. कहाँ पर? पालमपुर के अंदर. अब आप देख सकते हो कि अब हम क्या देख रहे हैं? मॉडर्न फार्मिंग, जो हमारा 4th पॉइंट था. तो मॉडर्न फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हाई yielding variety seeds are used. As a result, same piece of land produces larger quantity of food grains. In India, farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method. Introduction of Green Revolution facilitated the cultivation of wheat and rice using high yielding variety of seeds. Instead of traditional seeds, the high yielding variety of seeds are capable of producing more amount of grains on one plant. अब ये देखो मॉडर्न फार्मिंग का मतलब क्या है? सिंपल देखो, मॉडर्न फार्मिंग एक ऐसी टाइप ऑफ फार्मिंग है जिसके अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ करा जाता है. अब इसका सिंपल मतलब क्या है? मान लो आपके पास 2 टाइप के सीड हैं वीट के. हैं, वीट के भी 2 टाइप के सीड होते हैं? बिल्कुल होते हैं. 2 टाइप के वीट के सीड हैं. अब एक टाइप के सीड है जो कि उगने में 3 मंथ्स लेते हैं, और 3 मंथ्स में उगने के बाद आप फाइनली जब उनकी क्वांटिटी देखते हो एक पीस ऑफ लैंड पे जहाँ पर आपका फार्म है, वहाँ पर आप उन्हें उगा रहे हो, तो वहाँ से सिर्फ आपको 10 kgs वो मिल रहे हैं. और फिर हमने दूसरी सीड्स यूज़ करे, दूसरे वाले सीड्स को सिर्फ 2 मंथ्स लगते हैं ग्रो करने में, और वो 10 kg की जगह 12 kg निकलते हैं आपके फार्म के एरिया से. तो आप किसे उगाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली 12 kg वाले को. एक तो वो जल्दी उग रहा है और क्वांटिटी भी उसकी ज़्यादा है. तो ये जो हमारा मॉडर्न फार्मिंग है, इसके अंदर कुछ ऐसे सीड्स हैं जो जल्दी से ग्रो करते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ग्रो करते हैं. फिर बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड की. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. अच्छा, आप मुझे फुल फॉर्म बता सकते हो क्या? इसकी क्या फुल फॉर्म होगी? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ. ठीक है. सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड. अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिपोर्ट, इन मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर ओवर यूज्ड. मॉडर्न फार्मिंग के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो रहा है. ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स आर पोल्यूटेड बाय द वे ऑफ यूजिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. अब देखो मॉडर्न फार्मिंग में हमने क्या देखा कि कुछ स्पेशल टाइप के सीड्स थे जिनका हमने यूज़ करा था, लेकिन इन सीड्स के साथ साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ करते हैं. फर्टिलाइजर्स क्या है? केमिकल्स होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं. अब ये जो केमिकल्स होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि मान लो आपने कोई वेजिटेबल या फिर आपने कोई क्रॉप ग्रो करी. अब वो क्रॉप ग्रो तो हो गई बहुत अच्छे से आपकी फील्ड के ऊपर, मान लो बारिश हो गई. अब बारिश हुई तो उस क्रॉप के ऊपर जितने भी फर्टिलाइज़र आपने डाले थे वो फ्लो कर कर कहाँ पर चले जाते हैं? पास ही की रिवर के अंदर. जब वो सारे केमिकल पानी के अंदर मिल जाएंगे रिवर के, तो जो मान लो फिश वगैरह रहती होंगी, या फिर अगर आप लोग भी नॉर्मली उस पानी को पियोगे, तो आपके बीमार होने के चांस है, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है. तो ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी यूज़ करे जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी यूज़ करे जाते हैं सॉइल के अंदर, और जिससे कि ये लोग अच्छे से ग्रोथ कर पाए प्लांट्स की, इस वजह से इन सब का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आपको पता है कि अगर ये बैक्टीरिया को मार रहे हैं और ये सॉइल के अंदर के और भी चीज़ें जो है उनको सही कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर रहे हैं, तो इनका एक बहुत बड़ा लॉस भी ये है कि अगर गलती से इस केमिकल को हमने खा लिया फर्टिलाइज़र को, तो हमारी भी तबीयत ख़राब हो सकती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस इन पालमपुर. लगभग एक तिहाई जिसे बोलते हैं हम लोग 1/3
जो फैमिलीज़ है आउट ऑफ 450 फैमिलीज़ वो लैंडलेस हैं, उनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है पालमपुर के अंदर। 240 फैमिलीज़ कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टर इन साइज एंड रिमेनिंग 60 फैमिली कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टर ऑफ लैंड। तो यहाँ पर 240 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कल्टीवेट करती हैं एक छोटी सी जगह को, जहाँ पर वो उगाती हैं चीज़ों को, काटती हैं, ये सब चीज़ है, और इसका साइज़ होता है 2 हेक्टर इन साइज़ लगभग। एंड जो बाकी की 60 रिमेनिंग फैमिलीज़ है वो कल्टीवेट करती है मोर देन 2 हेक्टर ऑफ लैंड, मतलब इनके पास ज़मीन ज़्यादा है। A few of the large farmers cultivate 10 हेक्टर और more than 10 हेक्टर ऑफ लैंड। ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो कल्टीवेट करते हैं 10 हेक्टर या फिर मोर देन 10 हेक्टर ऑफ लैंड, मतलब जो कुछ अमीर लोग हैं उनके पास इतनी ज़मीन है और इससे कुछ 10 हेक्टर से ज़्यादा भी है। लेबर, अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को कवर कर लिया, अब हम क्या देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के बाद लेबर। लेट्स कम टू लेबर। Some farmers are worked on their own land and some worked on another land for which they receive wage। अब देखो ऐसा होता है कि अब आपको पता चला कि जो पालमपुर जगह थी यहाँ पर बहुत ही कम लोगों के पास जगह थी फार्मिंग के लिए। आपने देखा कि कुछ लोग लैंडलेस थे, ज़मीन ही नहीं थी कुछ लोगों के पास। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं जिनके पास ज़मीन है और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हम तुम्हारे यहाँ पर एज अ लेबर, एज अ नौकर काम कर लेंगे, हमें काम करने का मौका दो। उसके बदले वो कहते हैं कि हमें कुछ पैसे देते रहना, तो उसके बदले उन्हें वेजेस मिलती है। वेजेस हम यही बोलते हैं, पैसे मिलते रहते हैं। वेजेस कैन बी इन कैश। अब ये जो वेजेस हैं ये कैश में हो सकती हैं कि वो उन्हें कैश दे दे कि लो भाई तुमने इतना काम करा, इसके लिए तुम इतने पैसे ले लो। वेजेस और भी तरीके से मिल सकती हैं, जैसे कि मान लो अगर किसी ने काम करा पूरे साल भर खेत के ऊपर, तो उसके खेत के मालिक ने बोल दिया कि भाई सुन, जो भी इस खेत से गेहूं निकलेगा उसका मतलब ये समझ ले 10% तेरा। तो वो बंदा बड़ा खुश हो जाएगा, बोलेगा कि अरे वाह, पैसे तो चाहिए नहीं मुझे, खाने के लिए क्रॉप्स मिल जाएंगे, तो वो वहाँ पर फार्मिंग कर लेगा। वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। फिर बात करते हैं कैपिटल की। ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। जब हम मॉडर्न फार्मिंग की बात करते हैं तो बहुत सारा पैसा चाहिए। स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं उनके पास इस पैसे की कमी होती है। अब जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनके पास तो ज़मीन ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ें वो सेल कर पाते हैं, ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो ज़्यादा क्रॉप सेल करते हैं और ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन जो बेचारे छोटे मोटे फार्मर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है और इसी वजह से वो क्या करते हैं, बोरो कर लेते हैं मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, उधार ले लेते हैं। और इसके बदले जो लार्ज फार्मर है वो बोलते हैं कि भाई तुम्हें हम पैसे तो दे देंगे लेकिन इसके बदले हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, हम तुमसे बहुत ज़्यादा ब्याज लेंगे पैसे के ऊपर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल विच आर मोस्टली यूज्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 तरीके का कैपिटल है जिसका यूज़ होता है। फर्स्ट है वर्किंग कैपिटल, सेकेंड है फिक्स्ड कैपिटल और थर्ड है ह्यूमन कैपिटल। एक एक करके बता देता हूँ। वर्किंग कैपिटल मतलब जैसे कि हमने क्या ले लिया, एक लैंड ले लिया। लैंड के ऊपर अब हमें क्या करना है, वीट को ग्रो करना है। तो वीट को ग्रो करना है तो जो उसके सीड्स हो गए वो क्या हो गए, रॉ मटेरियल क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या हो गया, जो लैंड हमने खरीदा था। ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया, अब वो जो लैंड के ऊपर सीड लोग डालेंगे, उन सीड्स को सो करेंगे, वो हमारे क्या हो गए, ह्यूमन कैपिटल। वो लेबर क्या हो गई हमारी, ह्यूमन कैपिटल। अब बात करते हैं सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। सरप्लस प्रोडक्ट्स आर टोल्ड टू बी मीडियम और लार्ज फार्मर्स बाय द स्मॉल फार्मर्स। जो सोल्ड कर देते हैं सरप्लस प्रोडक्ट्स को, जो हमारे मीडियम या फिर लार्ज फार्मर होते हैं, लार्ज फार्मर्स को हमारे स्मॉल वाले फार्मर्स। देखो ऐसा होता है कि मान लो अगर किसी के घर में 2 गाय हैं तो 2 गायों ने जितना दूध दिया उतना मान लो उस जिसके घर पे है उसके घर पे यूज़ हो गया, तो वो फिर अपना दूध कहाँ बेच पाएगा, किसी और को। मान लो अगर किसी के घर पे 3 गाय हैं, 2 गाय से उसने अपने घर के दूध का खर्चा पूरा कर लिया, जो 1 गाय है उसका एक्स्ट्रा दूध था उसको उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया। सरप्लस प्रोडक्ट को उसने क्या कर दिया, बेच दिया। सरप्लस प्रोडक्ट आर सोल्ड, जो एक्स्ट्रा चीज़ थी उसे उसने बेच दिया। टू मीडियम और लार्ज फार्मर, किसको बेचा उसने ये प्रोडक्ट, मीडियम या फिर कोई लार्ज फार्मर था उसको। अब मीडियम और लार्ज फार्मर को क्यों बेचते हैं ये प्रोडक्ट, क्योंकि उनके पास मशीन होती है इन सबको यूज़ करने की।
और ज़्यादातर इन सब चीज़ों को सेल करते हैं कौन? हमारे स्मॉल फार्मर्स, जो बेचारे छोटे मोटे किसान होते हैं वो लोग। आफ्टर दैट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स सेल देयर सरप्लस डायरेक्टली टू द मार्केट। अब देखो ये जो मीडियम और लार्ज वाले फार्मर होते हैं ना, ये क्या करते हैं सारे सामान का, ये लोग भी इसे मार्केट में बेचते हैं, लेकिन इसे अच्छे खासे मुनाफे में बेचते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास क्वांटिटी ज़्यादा होती है। द ट्रेडर्स बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट एंड सेल द प्रोडक्ट टू शॉपकीपर्स इन टाउन्स एंड सिटीज़। अब यहाँ से क्या हुआ कि देखो फार्मर्स सबसे पहले जो बेचारे छोटे वाले गरीब से फार्मर्स थे, उन्होंने अपना जो एक्स्ट्रा सामान था वो किसको बेचा? मीडियम और लार्ज फार्मर को। मीडियम और लार्ज फार्मर गए मार्केट में, उन्होंने इस सामान को डायरेक्टली बेचना शुरू करा। अब इनके पास एक पर्सन आता है, वो बोलता है अरे भाई मैं तुमसे सामान खरीदना चाहता हूँ और इस सामान को मैं शहर में बेचूंगा। तो वो जो पर्सन ये सामान लेने आता है उन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रेडर। तो ट्रेडर आता है, प्रोडक्ट को बाई करता है और फिर उसे शहर में जाकर बेच देता है, या फिर शॉपकीपर जो टाउन्स और सिटीज़ के अंदर होते हैं उन्हें दे देता है। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। 25% पॉपुलेशन लगभग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज्ड है पालमपुर के अंदर। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग उसका एक एग्जाम्पल है। इन पालमपुर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डन। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है पालमपुर के अंदर। बेसिकली ये जो वर्क है ये कैरी करा जाता है, मतलब ये काम कहाँ पर होता है? घर पर या फिर फील्ड्स के अंदर, विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, घर के लोगों की मदद से ही। सो लेबर इज हायर्ड रेयरली। तो घर के लोगों की मदद से ही जब ये पूरा काम हो रहा है तो लेबर बहुत ही कम चांसेस में हायर करी जाती है। ट्रांसपोर्टिंग। पीपल एंड गुड्स आर ferried from one place to another through transporting service. For this service, the worker get paid. In Palampur, road is the mode of transportation. अब ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू भी कुछ लोग पैसा कमाते हैं। मान लो अगर कोई पर्सन है, कोई फार्मर है जिसे अपने गेहूं शहर में बेचने हैं, तो वो उन गेहूं को शहर में बेचने के लिए किसी ना किसी चीज़ का यूज़ करेगा शहर तक पहुंचने के लिए, तो वो यूज़ करेगा ट्रांसपोर्ट्स का। तो जो लोग ये ट्रांसपोर्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे वो पैसा बीच में कमाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बताई गई है। फिर है डेयरी। डेयरी की अगर हम लोग बात करें तो डेयरी क्या होती है? डेयरी हमारा जैसे दूध हो गया, इस सब के मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, इनको हम लोग डेयरी में कंसिडर करते हैं। डेयरी इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। अब डेयरी क्या है? एक तरीके का मेजर सोर्स है ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। पालमपुर के अंदर कमाई का एक बहुत बड़ा सोर्स है डेयरी। Dairy is a type of business where harvesting or processing of animal milk are done mostly from cows and buffaloes. तो काओ मतलब गाय और भैंसों का इस्तेमाल कर कर डेयरी के अंदर दूध निकाला जाता है और फर्दर उस दूध को बेचा जाता है। फिर आती है शॉपकीपिंग। शॉपकीपिंग के अंदर क्या होता है? शॉपकीपिंग इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। पालमपुर के अंदर एक ये भी तरीका है पैसा कमाने का। शॉपकीपिंग के अंदर सिंपली कोई दुकान खोल लेता है और उस दुकान के अंदर वो अलग अलग तरीके का सामान बिकता है, जैसे कि चावल, आटा, वीट जो हो गया हमारा, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, सोप, और इन सब चीज़ों को बेचता रहता है वो और पैसे कमाता है। हेयर शॉपकीपर इज़ एन इंडिविजुअल हु रन द शॉप। अब शॉप को चलाने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक दुकान खोलो, बहुत सारा सामान खरीद लो और फिर उस सामान को बेचते जाओ लोगों को। जैसे हमने मान लो खरीदा टूथपेस्ट शहर में से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ओनली फॉर 10 रुपीज़, गाँव में हमने उसे बेचा 12 रुपीज़ का, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया? 2 रुपीज़ का। तो यहाँ पर इस तरीके से शॉपकीपर्स भी प्रॉफिट कमाते हैं। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है विलेज पालमपुर का यहीं पर ख़त्म होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत शॉर्ट में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब आपको मुझे बताना है फार्मिंग इज़ इन पालमपुर इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। किन किन फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है फार्मिंग, और इसमें से आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा फैक्टर लगता है? देखो आपको ये सारे फैक्टर तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा फैक्टर है इसमें? कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है ये भी बताना। तो यहीं पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करो, मेंबर बनो, जिससे आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो और हम आगे ऐसी ही और भी वीडियोस बना सकते हैं।
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, जिससे वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सके और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन, मन्नू से ज्ञान लेते रहो।